हरिया एक साधारण किसान था जो अपनी मां गायत्री और पत्नी अनुराधा के साथ गांव में रहता था। उसके जीवन में सुख सुविधाएं भले ही कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। मां बहन की देखभाल और छोटे से घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते हरिया ने धीरे धीरे कुछ पैसे और थोड़ी जमीन बचा रखी थी। यही उसकी पूरी जमा पूंजी थी, यही उसकी आसरा। लेकिन जब उसकी बहन पायल की शादी की घड़ी आई तो हरिया ने एक बार भी नहीं सोचा। उसने अपने पसीने से सींचे खेत का आधा हिस्सा बेच दिया और अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी। बेटा, आज देख तो सही, यहाँ तो हम एक एक जरूरत पूरी करने के लिए तरसते हैं। कभी दवा की कमी, कभी अनाज की। और तेरी बहन, जिसकी शादी तूने आधी जमीन बेचकर सारी जमा पूंजी लुटाकर की, उसने तो एक बार हालचाल तक पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सही कह रही है माँ। इतना बड़ा घर बार मिल गया उन्हें। बड़े घर की बहू बनकर वो शायद हमें भूल गई। शादी में कितना बड़ा खर्च हुआ, मगर दिल तो उनका आज भी छोटा ही रह गया। मां ने जब ताने भरे स्वर में पायल की बेपरवाही की बात की तो हरिया कुछ देर चुपचाप उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान और भीतर छिपा दर्द साफ झलक रहा था। जाने दो ना माँ, वह खुश है, यही बहुत है। हमें और क्या चाहिए। भाई का फर्ज निभाकर अगर बहन चैन से जी रही है तो बस वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हाँ बेटा, जाने ही दे सकती हूँ। वैसे भी उसे तो हमारी पड़ी ही नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? किसी को जबरदस्ती अपनी परवाह करने के लिए थोड़े ही कह सकते हैं। ठीक है माँ, मैं काम पर चलता हूँ। वैसे भी आज बहुत काम है। हरिया सुबह सुबह अपने खेत चला गया था। दिन भर उसने पसीना बहाया, हल चलाया, बीज बोए और कड़ी मेहनत की। धूप इतनी तेज थी कि शरीर पसीने से तरबतर हो गया। फिर भी हरिया थकान भूलकर काम करता रहा। उसके लिए यही खेत अब जीवन की डोर थी। शाम होते होते जब वह थका हारा टूटे कदमों से घर लौटा तो बरामदे में अजनबी सी चहल पहल देखकर चौंक गया। उसने दरवाजे पर कदम रखा तो देखा उसकी बहन पायल घर आई है और उसके साथ उसका पति भी। हरिया एक पल के लिए ठिठक गया। मन में अनगिनत सवाल उमड़ पड़े। आज इतने बरस बाद पायल यहाँ क्यों आई? माँ कितनी बार याद करती रही, लेकिन उसने तो कभी हालचाल तक नहीं पूछा। और अब अचानक, अरे पायल, तू यहाँ कितने दिनों बाद आई है। तुझे हमारी याद नहीं आती क्या? अपने भाई, माँ, भाभी, सबको भूल ही गई थी क्या तू? समय ही नहीं मिलता, बहुत सारे काम रहते हैं। आज मैं इधर से गुजर रही थी, इसीलिए यहाँ आ गई। और वैसे भी अब मुझे इन छोटे घरों में बड़ी घुटन सी होती है। ये शब्द सुनते ही आंगन में जैसे सन्नाटा छा गया। माँ और अनुराधा का दिल कांप उठा। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बिटिया, ये वही घर है जिसमें तूने बचपन बिताया, हमारी गोद में खेली। अब अगर यहीं तुझे घुटन लगती है, पर हमारे लिए तो यह जान से भी प्यारा आशियाना है। क्या माँ, तुम भी किन बातों में लग गई? छोड़ो, हटाओ ये सब। आप लोग दोनों बैठिए ना, खड़े क्यों हो? नहीं नहीं, अब हम चलते हैं। वैसे भी इन्हें बहुत काम है। ये क्या बात हुई पायल? इतने दिनों बाद आई और अब जा भी रही है। क्या तू भूल गई है कि तेरे भाई ने तेरे लिए क्या क्या किया? अपनी औकात से बढ़कर खर्च किया, तेरी शादी करवाई, और अब तेरे पास हमारे लिए 1 मिनट भी नहीं है। माँ, मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ और आप हो कि मुझे सुनाने में लगी हो।
इससे अच्छा तो मैं यहाँ आती ही नहीं। अब मैं जा रही हूँ और दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। आ पायल, चलो, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मायके वाले बहुत अच्छे हैं, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम इतने दिनों बाद यहाँ मिलने आई और सब तुम्हें सुनाने में लग गए। हमारी तो यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। पायल और उसका पति धीरे धीरे घर से बाहर निकल गए। जैसे ही उनका कदम बाहर पड़ा, घर में सन्नाटा छा गया। घर का माहौल भारी था। आंगन में बहते हवाओं के झोंके भी जैसे मौन में सिमट गए हों। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हरिया की मां की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। लंबे समय से अपने बेटे और परिवार की चिंता उठाते उठाते और पायल के व्यवहार से दिल पर जो बोझ था, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। पहले तो थोड़ी थोड़ी देर ही बिस्तर पर रहती थी, लेकिन अब ज्यादातर समय वहीं बिताने लगी। उनका चेहरा उदास और थका हुआ लग रहा था। आंखों में चिंता और पीड़ा साफ झलक रही थी। एक दिन घर का माहौल और भी गंभीर हो गया। रसोई में एक भी दाना राशन नहीं बचा था और मां की दवाइयां भी खत्म हो चुकी थी। मां बिस्तर पर पड़ी थी, चुपचाप आंखें मूंदे अपने दर्द और कमजोरी को सह रही थी। अनुराधा ने यह हाल देखा तो दिल भर आया। उसने धीरे से हरिया को बुलाया और सारे हालात उसके सामने रख दिए। घर में अब कोई राशन नहीं है, दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। माँ की तबीयत और खराब हो रही है। अब कुछ करना ही होगा। तुम सही कह रही हो। हमें जल्द से जल्द पैसों की जरूरत है। माँ को भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना होगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं पायल से मदद ले लूं। शायद वह कुछ मदद कर दे। आखिर वह मेरी बहन है। आप जाइए और पायल को सारी बातें बता दीजिए। शायद वह हमारी मदद कर दे। बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम धीरे धीरे उसके सारे पैसे चुकता कर देंगे। हरिया तेज कदमों से अपनी बहन के घर की ओर निकल पड़ा। पायल के घर का गेट दिखा तो हरिया का कदम एक पल के लिए धीमा हुआ। उसने खुद को संभाला, हाथ को गेट पर रखा और हल्की आवाज में बजाया। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला। सामने पायल खड़ी थी। पायल, घर की हालत बहुत खराब हो गई है। माँ की तबीयत बहुत खराब है और दवाइयां लाने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में राशन भी बिल्कुल खत्म है। अगर तुम कुछ पैसे की मदद कर दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। धीरे धीरे बाद में मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। हरिया घर के हालात पायल को बता ही रहा था। इसी बीच अचानक पायल का पति आ गया। उसने असहजता भरी नजरों से देखा। हरिया थोड़ा ठिठक गया। देखिए हरिया भैया, हमारे पास इतना पैसा कहां से आएगा? और वैसे भी पायल को क्या पता कि पैसे कहां से आते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही मुश्किल से काम चला रहे हैं। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप अपना खुद ही देख लीजिए। हमें इन सब बातों में मत उलझाइए। उसके लहजे में तिरस्कार और बेरुखी साफ झलक रही थी। आंखों में न सहानुभूति थी, न ही रिश्ते की गर्माहट। बस एक ठंडी दीवार सी खड़ी थी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी तकलीफ तुम्हारे लिए बोझ है तो मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। पर सुन लो, मैं भीख मांगने नहीं आया था। मैं तो सिर्फ अपनी माँ की दवाई और घर के 2 दाने मांग रहा था। उस बहन के दरवाजे पर जिसके लिए मैंने अपनी जमीन बेच दी, अपनी जमा पूंजी लुटा दी। शायद मैं भूल गया था कि इस दुनिया में त्याग की कोई कीमत नहीं होती। ठीक है, मैं चला जाता हूं। माँ के लिए अब मैं खुद ही कुछ करूंगा। पर आज एक बात मन में हमेशा के लिए बैठा लूंगा। रिश्ते खून के नहीं, बल्कि अपनापन दिखाने से निभते हैं।
और अगर अपनापन ही ना हो तो रिश्ता चाहे कोई भी हो खाली नाम का रह जाता है। हरिया भारी कदमों से घर लौट रहा था। हर कदम पर उसे पायल के पति के कठोर शब्द हथौड़े की तरह याद आ रहे थे। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप अपना खुद देख लीजिए। उसका मन टूटा हुआ था। उसने सोचा था कि बहन के दरवाजे पर जाकर थोड़ी सहानुभूति और मदद मिल जाएगी, लेकिन वहां तो उसे अपमान और तिरस्कार ही मिला। जब वह घर पहुंचा तो मां खाट पर लेटी हुई थी। चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और सांसों में कमजोरी थी। अनुराधा रसोई में खाली बर्तन देख रही थी, जहां न चूल्हे में लकड़ी थी न अनाज की थैली में एक दाना। अनुराधा ने हरिया को देखा और दौड़कर उसके पास आ गई। उसने घबराई आवाज में पूछा, क्या हुआ? पायल ने कुछ मदद की? हरिया चुप रहा। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और टूटे स्वर में बोला, नहीं अनुराधा, वहां भी हमें तिरस्कार ही मिला। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं और हमें अपना खुद ही देखना होगा। मुझे तो यह तक सुनना पड़ा कि मैं किस हक से पैसे मांगने आया हूं। अब परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। मैं तैयार हूं, चाहे दूसरों के घरों में जाकर काम ही क्यों ना करना पड़े। माँ की दवा और घर का पेट भरना मेरी पहली प्राथमिकता है। सुबह का सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था कि हरिया और अनुराधा अपने घर से बाहर निकल पड़े। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें तो थीं, लेकिन आंखों में एक दृढ़ चमक भी थी। माँ की बिगड़ती सेहत और घर के खाली बर्तन उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। अब चाहे जैसे भी हालात हों, हमें मेहनत करके ही सब बदलना होगा। माँ के लिए, इस घर के लिए हमें हार नहीं माननी है। हाँ, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस मन लगाकर करना है। दोनों अलग अलग दिशाओं में काम ढूंढने निकले। हरिया खेतों में जाकर जमींदारों से पूछता, भाई साहब, अगर कहीं मजदूरी हो तो मुझे बता दीजिए। हल चलाना, गड्ढे खोदना, बोवाई कटाई, कुछ भी कर लूंगा। किसी ने सीधे मना कर दिया, किसी ने टाल दिया, लेकिन हरिया हार मानने वालों में से नहीं था। घंटों बाद एक खेत के मालिक ने कहा, भाई साहब, अगर कहीं मजदूरी हो तो मुझे बता दीजिए। हल चलाना, गड्ढे खोदना, बोवाई कटाई, कुछ भी कर लूंगा। कल से आ जाना, फसल काटने में मजदूरी मिलेगी। उधर अनुराधा भी गांव के बड़े घरों में गई। झिझकते हुए दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, दीदी, अगर आपको किसी काम की जरूरत हो, मैं बर्तन मांज दूंगी, कपड़े धो दूंगी, झाड़ू पोंछा कर दूंगी। कुछ औरतों ने मुंह फेर लिया, लेकिन एक घरवाली ने दया भाव से कहा, हाँ, कल से आ जाना, मुझे एक काम वाली की जरूरत है। शाम को दोनों घर लौटे। थके हुए थे, पर उनके चेहरे पर संतोष था। हरिया ने अनुराधा से पूछा, कैसा रहा? काम मिल गया है, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काम तो कल से शुरू होगा, मगर हमें अभी के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। माँ की दवा भी लानी है और आज चूल्हे में चढ़ाने को एक दाना तक नहीं है। बताओ, आज खाना कहाँ से बनेगा? तुमने इस बारे में सोचा है? तुम परेशान मत हो, मैंने आज थोड़ी मजदूरी कर ली थी। उसी पैसों से मैंने 1-2 दिन का राशन और माँ की 2-3 दवाइयाँ ले ली हैं। अभी के लिए कमी थोड़ी दूर हो जाएगी। कल से काम शुरू है और हम मिलकर सब संभाल लेंगे। डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। कल से काम शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ की दवा भी चलती रहेगी और चूल्हा भी जलता रहेगा।
बस अब हमें धैर्य रखना होगा। दूसरे दिन से ही हरिया और अनुराधा ने पूरी लगन और मेहनत के साथ काम शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज उगने से पहले वे खेतों और घरों की ओर निकल जाते। हरिया खेतों में पसीना बहाता तो अनुराधा गांव के घरों में काम करती। दिन यूं ही हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। भूख, थकान और कठिनाइयों ने उन्हें कभी डिगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। एक एक सिक्का, एक एक नोट उनके लिए उम्मीद की किरण बन गया। माँ अपने बच्चों को देखकर अक्सर भावुक हो जाती। उनकी आंखें नम हो जाती और वे कहती, मेरे बच्चों, तुम दोनों ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनकर दिखाया है। मैं धन्य हूँ जो तुम जैसे बेटे बहू मिले। सभी एक साथ बैठकर बातों में मग्न थे। तभी हरिया ने कहा, हमें और भी कुछ सोचना पड़ेगा। हम कब तक ऐसे दिन रात काम करते रहेंगे? और अनुराधा, तुम्हें तो घर का काम नहीं देखना पड़ता है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। बहू बहुत थक जाती है। आखिर कब तक करेगी? हरिया, तू कुछ और सोच। मैं नहीं चाहती कि बहू घर घर जाकर काम करे। हरिया बाजार के लिए निकल पड़ा। रात भर चिंता ने उसे सोने नहीं दिया था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर क्या करूं कि अनुराधा भी कुछ कमा सके, लेकिन उसे इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े। वो घर का सारा काम भी तो देखती है, और ऊपर से बाहर जाकर दूसरों के घरों में काम करना। उसके पैरों की चाल भारी थी, लेकिन दिमाग लगातार सोचता जा रहा था। अगर मैं ही कोई ऐसा काम शुरू कर दूं जिसमें अनुराधा घर बैठे हाथ बंटा सके तो अच्छा होगा। उसे बार बार घर से बाहर भी न जाना पड़े और आमदनी भी हो जाए। हरिया सोच में डूबा ही चल रहा था कि अचानक उसकी नजर बाजार के एक समोसे वाले ठेले पर पड़ी। वहां इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मुक्की करके समोसे खरीद रहे थे। ताजे तले हुए समोसों की खुशबू पूरे चौक में फैली हुई थी। हरिया ठिठक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, इतने लोग तो रोज इसी के ठेले पर उमड़ते होंगे, और ये तो अकेला ही सब संभाल रहा है। उसके मन में एक नया विचार कौंधा। मेरी अनुराधा भी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसके हाथों का स्वाद पूरा गांव मानता है। क्यों ना हम भी ऐसा ही ठेला लगा लें? अनुराधा घर पर समोसे बना देगी और मैं उन्हें लेकर बाजार में बेचूंगा। वह मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, हाँ, यही ठीक रहेगा। न उसे दूसरों के घर जाना पड़ेगा, न ही थकान से चूर होना पड़ेगा, और घर बैठे उसकी मेहनत का फल भी मिलेगा। हरिया शाम को घर लौटा तो चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अनुराधा, अम्मा, आज मुझे एक बढ़िया तरकीब सूझी है। क्यों ना हम समोसे का ठेला लगाए? तुम घर पर समोसे बना देना और मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। भीड़ तो मैंने आज अपनी आंखों से देखी है। सच? ये तो अच्छा विचार है। मुझे तो पकाने का शौक भी है। हाँ बेटा, यही सही रहेगा। बहू घर पर रहेगी और कमाई भी होगी। तीनों ने मिलकर एक मजबूत ठेला तैयार किया। ऊपर एक छोटा सा चूल्हा रखा ताकि बाजार में ही गरम-गरम समोसे तलकर ग्राहकों को दिए जा सके। अनुराधा ने सुबह सुबह भरावन तैयार की। समोसों का आकार देकर उन्हें प्लेट में सजा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब बस इन्हें गरम तेल में डालकर तलना है। बाकी सारा काम हो गया है। चल बेटा, भगवान आज हमें हमारी परीक्षा में पास करे, हमारी बहू की मेहनत रंग लाए।
बाजार पहुंचते ही हरिया ने ठेला सजाया। अम्मा पास बैठ गई। समोसों की खुशबू हवा में फैलते ही लोग उमड़ने लगे। भाई, समोसे की खुशबू तो लाजवाब है, एक प्लेट देना। अम्मा, ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा बिक रहे हैं। हाँ बेटा, बहू के हाथों में सचमुच जादू है। अम्मा, आज तो ठेला पूरी तरह खाली हो गया। सब समोसे बिक गए। देखा बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। बहू की मेहनत सचमुच रंग लाई। दोनों खुशी खुशी खाली ठेला धकेलते हुए घर लौट आए। घर के आंगन में खड़ी अनुराधा उनकी तरफ दौड़ी और उनके चेहरे देखकर समझ गई कि आज की मेहनत सफल रही। कुछ हफ्तों में ही उनका ठेला पूरे बाजार में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आकर अनुराधा के घर के बने समोसे खरीदने लगे। हरिया और अम्मा अब आसानी से ठेला संभालते और अनुराधा घर पर रहकर आराम से समोसे बनाती। खबर जल्दी ही हरिया की बहन पायल तक पहुंच गई। उसने सुना कि अब उसका भाई बहुत पैसा कमाता है और अनुराधा के बनाए समोसे पूरे बाजार में मशहूर हो गए हैं। सुबह सुबह पायल अपने भाई हरिया से मिलने घर आ पहुंची। भैया, मैंने सुना है कि तुम बाजार में समोसे बेचते हो और शाम होते होते सब बिक जाते हैं। क्या सच में तुम्हारा समोसा इतना प्रसिद्ध है या बस अफवाह है? सच है, मगर तुझे इससे क्या? और वैसे भी तूने तो हमसे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए थे। हमारे सबसे बुरे दिनों में तूने हमसे मुंह फेर लिया था। अब किस हक से पूछ रही है कि समोसे बिकते हैं या नहीं? पायल वहां से चुपचाप चली जाती है। अगली सुबह हरिया अपने समोसे के ठेले और बाकी सामान लेने बाजार गया। रास्ते में उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो किसी इंसान को घेरे खड़े थे। हरिया थोड़ी दूरी से देखने लगा। कुछ लोगों की भीड़ बढ़ रही थी और बीच में खड़ा आदमी हल्का घबराया सा लग रहा था। हरिया पास जाकर देखता है तो वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पायल का पति रमेश था। अरे भाई लोग, तुम लोग इन्हें घेर कर क्यों खड़े हो? ये हमारे परिवार से हैं। क्या बात है? अरे हरिया भैया, क्या बताऊं, कुछ दिन पहले इन्होंने हमसे पैसे लिए थे और अभी तक नहीं चुका पाए, इसीलिए हम सब ने इन्हें घेर रखा है। अच्छा, आप सब इन्हें जाने दीजिए। ये मेरे बहन के पति हैं। आपके पैसे मिल ही जाएंगे, भरोसा रखो। ठीक है भैया, हम सब चलते हैं, पर आप कह रहे हैं तो हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। रमेश को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पहले हरिया की मदद करने से इनकार किया था, लेकिन आज जब उसे मदद की सच्ची जरूरत थी तो हरिया ने सामने आकर उसका हाथ थामा। वह बिना कुछ कहे चुपचाप घर चला गया। कुछ दिन बाद जब वह पैसे चुकाने गया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हरिया ने उसके सारे कर्ज पहले ही चुका दिए थे। अगली सुबह पायल और उसका पति रमेश दोनों हरिया से मिलने घर आए। भैया, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। जब आपको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हमने आपकी मदद नहीं की और आप बिना कुछ कहे ही हमारी मदद के लिए सामने आए। हाँ भैया, सच में हम बहुत गलत थे। अब ये सारी बातें छोड़ो। जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन याद रखो,
कभी भी किसी को जरूरत के समय धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। पायल और रमेश दोनों सिर झुकाकर समझ गए। उनके दिल में पछतावा था, लेकिन अब उन्होंने यह सीख भी ले ली थी